अगली सुबह, इससे पहले कि आसमान में रोशनी शुरू हो, वेद रेंगते हुए बिस्तर से बाहर आ गया। हवा में घना कोहरा छाया हुआ था। यदि वह ध्यान से सुनता तो वह ग्रेट मिलियन पर्वतों के भीतर से दूर तक आने वाले जानवरों की दहाड़ भी सुन सकता था। हालांकि इनमें से किसी का भी उससे कोई लेना देना नहीं था। आज और आने वाले दिनों में भी वह काफी व्यस्त रहेंगे। सबसे पहले उन्हें विभिन्न जड़ी बूटियों को छांटना और तैयार करना था। दुष्ट कल्टीवेटर स्टालों से खरीदी गई जड़ी बूटियां अधिकतर कच्ची थीं, कुछ को तो सुखाया भी नहीं गया था। उसने उन्हें एक छलनी पर रखा और सूरज उगने का इंतजार किया ताकि वह उन्हें बाहर सुखा सके। अगले थे जेड लोटस सीड्स। उन्हें केवल कमल की गिरी रखकर उन्हें छीलना पड़ा। खालें निश्चित रूप से अनुपयोगी थीं। तेल के लैंप के नीचे वेद ने उन्हें एक एक करके छीला जब तक कि उसकी आंखें सूख नहीं गईं, फिर अंत में रुक गया। मुझे आश्चर्य है कि क्या इससे मुझे निकट दृष्टि दोष हो जाएगा? लेकिन अब मैं कृषक हूँ, निश्चित रूप से मैं निकट दृष्टि दोष से पीड़ित नहीं होऊंगा। जब तक उसने कमल के बीजों का उपयोग खत्म किया, तब तक सूरज पूरी तरह से ऊपर आ चुका था। उसने कमल के बीजों को रेड सन चिकन के पतले खून में भिगोया और सूखने के लिए कई छलनी बाहर ले गया। बाहरी जिले के किनारे पर रहना विशेष रूप से सुरक्षित नहीं था, लेकिन इससे एक फायदा मिला, पर्याप्त जगह। उपवास मिश्रण को परिष्कृत करते समय एक कदम ऐसा था जिससे बहुत तीखी गंध उत्पन्न होती थी। अगर उसने भीड़भाड़ वाले इलाके में ऐसा किया तो उसे शिकायत मिलने की संभावना है। बूढ़े आदमी पंकज, जो घर पर तावीजों के लिए खाल तैयार करता था, को कई शिकायतें मिली थीं और चीजों को सुचारू करने के लिए उसे कुछ अच्छे तावीजों के साथ प्रबंधन को रिश्वत देनी पड़ी थी। वेद को इसके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं थी। जेड रतालू को टुकड़ों में काटना पड़ा। कुछ स्लाइसें विशेष रूप से उपवास मिश्रण को परिष्कृत करने के लिए अलग रखी गईं। वेद अपने सारे अंडे एक टोकरी में रखने वालों में से नहीं था। मैरियड वंडर स्पिल्स को परिष्कृत करने के शुरुआती क्षेत्र में उन्हें कई विफलताओं की आशंका थी। यह पूरी तरह से संभव था कि वह पूरी तरह से असफल हो जाता और सब कुछ खो देता। आखिरकार वह इसमें केवल एक नौसिखिया था। इस स्थिति में वह अपनी आय के मूल स्रोत को बंद करने का जोखिम नहीं उठा सकता था। सबसे बुरी स्थिति सब कुछ खोने की थी, लेकिन वह खुद को बनाए रखने और वापसी करने के लिए कम से कम उपवास के मिश्रण से होने वाली कमाई पर भरोसा कर सकता था। जब तक उन्होंने जेड रतालू का प्रसंस्करण पूरा किया, तब तक दोपहर हो चुकी थी। यह खाने का समय था। अपने पेट में भूख महसूस करते हुए लुओ चेन ने अपने होंठ भींचे। वे हमेशा कहते थे कि किसानों को नश्वर अनाज की जरूरत नहीं है, लेकिन सच्चाई यह है कि भूख अभी भी वैसी ही है। उसने हाथ धोए और रसोई में चला गया। फिर उसने चावल के जार से चमचमाते चावल का एक छोटा कटोरा निकाला और बिना धोए सीधे एक छोटे बर्तन में डाल दिया। यह स्पिरिट चावल था, जिसकी कीमत प्रति 10 जिन एक पर एक स्पिरिट स्टोन थी। वह इसे धोना सहन नहीं कर सका। उसे डर था कि वह इसकी कुछ आध्यात्मिक ऊर्जा को नष्ट कर देगा। उसने रसोई के बगल में एक छिपे हुए डिब्बे को दबाया और जमीन में एक बड़ा छेद दिखाई दिया। एक संकीर्ण थ्रीची भूमिगत भंडारण कक्ष प्रकट हुआ। अंदर गोमांस का एक आंशिक टुकड़ा लटका हुआ था। यह प्रथम श्रेणी के राक्षसी जानवर पीला बैल से था। यह सामान भी महंगा था। प्रति 10 जिन में लगभग एक निम्न श्रेणी का स्पिरिट स्टोन खर्च होता था। वेद के पास यह 100 जिन मांस था, इसलिए नहीं कि वह पेटू था, बल्कि इसलिए क्योंकि येलो बुल मांस उपवास के मिश्रण में मुख्य सामग्रियों में से एक था। मांस का एक जिन उपयुक्त मात्रा में जिनसेंग, एंजेलिका और अन्य जड़ी बूटियों के साथ उपवास मिश्रण की 5 बोतलें तैयार कर सकता था, जिसे वह एक स्पिरिट स्टोन के लिए बेच सकता था।
वह हमेशा छूट के लिए थोक में खरीदारी करता था और उसे बर्फ के साथ संग्रहित करता था। गोमांस के आंशिक टुकड़े को देखकर लुओ चेन निगलने से खुद को नहीं रोक सका। फिर रसोई के चाकू से उसने लगभग 2 लियांग मांस काट दिया और आइस बॉक्स से कुछ सामान्य सब्जियां निकाली। उसने मांस और सब्जियों को अच्छी तरह से धोया, सब्जियों के टुकड़े किए और सब कुछ छोटे बर्तन में रखने से पहले मांस को बहुत पतले टुकड़ों में काट दिया। उसने जलाऊ लकड़ी डाली और आग जला दी। फिर उसने मंत्र बुदबुदाते हुए अपने हाथों से एक मुहर बनाई और लगभग 2 सांसों के बाद उसके हाथ में एक छोटा सा आग का गोला दिखाई दिया। जाओ! धक धक के साथ चूल्हे की लकड़ी तुरंत जल उठी। इस बार यह सब आसानी से हो गया। जब मैं पहली बार स्थानांतरित हुआ था तब आग का गोला चूल्हा फोड़ने की घटना दोबारा नहीं होनी चाहिए। वेद ने गर्व की भावना महसूस करते हुए हल्की सी मुस्कान दी। उसने अपने स्टेटस पैनल पर नजर डाली। उसकी फायरबॉल 268/300 दक्षता से बढ़कर 269/300 हो गई थी। अब वह कुल 3 मंत्रों की साधना कर रहा था। जलाधारित क्लींस, लकड़ी आधारित एंटेंगल और आग आधारित फायरबॉल। इनमें उनकी फायरबॉल की दक्षता सबसे अधिक थी। यह कोई संयोग नहीं था। सबसे पहले उसने सोचा कि खेती रहस्यमय और मजेदार है, इसलिए जब भी उसके पास करने के लिए कुछ नहीं होता तो वह आग के गोले फेंककर खेलता था। उन्होंने इस जादू के प्रभाव का परीक्षण किया। यह धीमा और ऊर्जा लेने वाला था, लेकिन शक्ति निर्विवाद रूप से मजबूत थी। यदि यह लक्ष्य से टकराता है तो यह सोने को पिघला सकता है, लोहे को पिघला सकता है और हड्डियों को राख में बदल सकता है। लेकिन यह तभी था जब यह हिट हुआ। फायरबॉल कास्टिंग करने वाले एक सामान्य कल्टीवेटर को बनने में कम से कम 3 सांसें लगीं। वेद की आंखें खून से लथपथ हो गईं और उसका चेहरा राख हो गया जब उसने बर्तन में गहरे काले रंग की गांठ को देखा और जली हुई गंध को सूंघा। PFFT। मैं असफल हो गया हूं। फिर से असफल। यह छठा बर्तन है। यह छठा दिन था जब वह मैरियड वंडर्स गोली को परिष्कृत कर रहा था और लगातार प्रतिदिन एक पॉट बना रहा था। लेकिन अंतिम परिणाम ने उन्हें बहुत आहत किया। एक भी सफलता नहीं मिली। उसने जो सबसे अच्छा हासिल किया था वह हल्के लाल गूदे का एक बर्तन था। उन्हें यकीन था कि नुस्खे में कहा गया है कि अंतिम उत्पाद गहरा लाल होना चाहिए, देशभक्त दिल से भी ज्यादा लाल। थोड़ा निराश होकर उसने बर्तन उठाया और काले हुए ढेले को नदी के उस पार फेंक दिया। फिर धारा के किनारे उसने बिना सोचे समझे बर्तन को लौकी के स्पंज से साफ कर दिया। अपने मन में वह शोधन प्रक्रिया को दोहराता रहा। अनुपात निश्चित रूप से सही थे। मैंने उन्हें अत्यधिक सटीकता से मापने के लिए तराजू का उपयोग किया। सामग्री जोड़ने का क्रम भी सही था। प्रत्येक मिलाने का समय ठीक उसी प्रकार निर्धारित किया गया था जैसे लक्षण दिखाई देते थे। क्या यह गर्मी की समस्या थी? या शायद जलाऊ लकड़ी सही नहीं थी? लेकिन नुस्खे में कहा गया है कि आड़ू की लकड़ी काम करेगी। केवल प्रथम श्रेणी की गोली के लिए आवश्यकताएं इतनी अधिक नहीं होनी चाहिए। या यह मेरी तकनीक थी जो गलत थी? बार बार की इन असफलताओं के कारण लुओ चेन को खुद पर संदेह होने लगा। उन्होंने यहाँ तक सोचा कि क्या उनमें कीमिया के लिए प्रतिभा की कमी है और उपवास मिश्रण के साथ उनकी सफलता केवल इसलिए थी क्योंकि मूल लुओ चेन में प्रतिभा थी और उन्होंने उसे दरवाजे तक पहुंचाया। वह पहले से ही पक्के रास्ते पर तेजी से चलते हुए किसी और के अच्छे स्तर के खेल खाते पर कब्जा कर रहा था। छप छप उसके चेहरे पर पानी के छींटे पड़े। एक बड़ा सा कार्प तैरता हुआ आया और गुजरते समय छलांग लगाता हुआ उसके चेहरे पर पानी के छींटे मारता रहा। हाल ही में धारा में और भी मछलियां थीं जो संभवतः लंकांग नदी के बढ़ते पानी से बह गई थीं।
उसने मछलियों को दूर तैरते हुए देखा और क्रोध की लहर महसूस की। बम बम ऊर्जा। आग का गोला। कोयले का एक ढेर पानी की सतह से ऊपर तैरता हुआ नीचे की ओर बहता गया। अपने हाथों में अच्छी तरह से साफ किए गए लोहे के बर्तन को देखते हुए लो चेन ने खुद से कहा, क्या यह उपकरण के साथ कोई समस्या हो सकती है? वह वेब उपन्यास के नायक की तरह क्लासिक व्यंग्यपूर्ण मुस्कान दिखाने से खुद को नहीं रोक सका। वह कीमिया विद्या में अपनी विकट स्थिति से भलीभांति परिचित था। उनका मार्गदर्शन करने के लिए कोई गुरु नहीं था और उनका समर्थन करने के लिए कोई परिवार नहीं था। उसके पास उचित कीमिया उपकरण भी नहीं थे। दूसरों ने स्वर्गीय आग से ईंधन भरने वाली उच्च गुणवत्ता वाली रसायन भट्टियों का इस्तेमाल किया, जबकि उन्होंने अपनी सामग्री को लोहे के बर्तन में उबाला। एक अच्छी रसायन भट्टी की कीमत उसी स्तर की उड़ने वाली तलवार से 10 गुना अधिक होती है। यहाँ तक कि दुष्ट कृषकों द्वारा सबसे अधिक पसंद की जाने वाली रक्षात्मक कलाकृतियां भी रसायन भट्टी के मूल्य से मेल नहीं खा सकती। मैरियड वंडर स्पिल के 10 भागों के लिए पर्याप्त सामग्री इकट्ठा करने से वह लगभग दिवालिया हो गया था। भट्टी खरीदने का सवाल ही नहीं उठता था। यहाँ तक कि सबसे निचली श्रेणी की भट्टी भी साधारण जलाऊ लकड़ी से नहीं जल सकती। इसमें ईंधन के रूप में प्रथम श्रेणी की स्पिरिट लकड़ी की आवश्यकता होती थी और स्पिरिट शक्ति के साथ लौ को लगातार समायोजित करने वाले एक कल्टीवेटर की आवश्यकता होती थी। वह प्रथम श्रेणी की स्पिरिट लकड़ी नहीं खरीद सकता था, न ही उसके पास लौ को लगातार समायोजित करने के लिए खेती का स्तर था। कभी कभी वह उन प्रसिद्ध कीमियागरों की तरह बनने के बारे में कल्पना करते थे जो पेस्ट के अत्यधिक गर्म होने पर उन्हें हाथ से ढालने के बजाय एक बार में 10 या इतनी ही गोलियां बना सकते थे। हर कोई जानता था कि सामान गर्म था। कुछ पेस्टों का मांस पर प्रतिकूल प्रभाव भी पड़ा, लेकिन उसके पास संसाधन ही नहीं थे। आत्महत्या के दौर के बाद देव ने बर्तन को वापस स्टोव पर रख दिया, अपना एप्रन खोल दिया और दरवाजे पर बैठ गया। जैसे ही उसने शाम के सूरज का सामना किया, उसने खुद को 2 थप्पड़ मारे। इस सब के बारे में सोचने का क्या मतलब है? मैंने अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया है। भले ही मैं एक गतिरोध पर पहुंच जाऊं, मैं इसे पार कर जाऊंगा। कल मैं परिष्कृत होने से छुट्टी लूंगा और अपनी मानसिकता को समायोजित करूंगा। हर कोई इस सिद्धांत को जानता था कि जल्दबाजी कैसे बर्बादी लाती है। लेकिन जब वह क्षण आता था तो अक्सर यह महसूस करने के लिए कि अधीरता हावी हो गई थी, बार बार अपने सिर पर हाथ मारना पड़ता था। उस रात कुछ न करने के कारण लुओ चेन के भीतर एक सुलगता हुआ गुस्सा फूट पड़ा। उसे बाहर निकलने की जरूरत थी। और इसलिए आग का गोला, आग का गोला, आग का गोला। जलधारा को नुकसान हुआ और उसमें मौजूद मछलियां अपने भाग्य पर विलाप करने लगीं। 9 पूरी तरह से ढले फायरबॉल्स ने उसकी सारी आत्मिक शक्ति खत्म कर दी। दक्षता के 9 अंक हासिल करने के बाद लुओ चेन अपने कमरे में लौट आया, क्रॉसलेग करके बैठ गया और लॉन्ग स्प्रिंग आर्ट तकनीक का अभ्यास करना शुरू कर दिया। ऊर्जा के एक पूर्ण संचलन ने उसकी आध्यात्मिक शक्ति का 5वां हिस्सा बहाल कर दिया। एक और परिसंचरण ने एक और 5वां बहाल किया। हाँ, ऐसा होगा। निचले स्तर के कृषकों के लिए उनके भौतिक शरीर और आत्माएं रूपांतरित नहीं हुई थीं। एक रात में 2 या 3 दौर का अभ्यास लगभग सीमा तक था। वह पूरी रात सोता रहा। अगले दिन वह जागा तो उसकी आधी से भी कम आध्यात्मिक शक्ति बहाल हो गई। आत्मिक शक्ति की यह सीमित मात्रा ही वह वास्तविक कारण थी जिसके कारण वह अपनी दक्षता को आगे बढ़ाने और उपलब्धि अंक अर्जित करने में असफल रहा। पूरे दिन फायरबॉल का अभ्यास करने से ठीक होने के लिए 5 दिनों की आवश्यकता होती है। यहाँ तक कि कम ऊर्जा वाली सफाई तकनीक के लिए भी पर्याप्त समय की आवश्यकता होती है।
इस शरीर से सब कुछ प्राप्त करने और स्थानांतरित करने के बाद से उनकी दक्षता केवल सफलता की स्थिति में बढ़ी थी। इसलिए उन्होंने कभी इस संभावना पर विचार नहीं किया कि असफलता से भी दक्षता बढ़ सकती है। लेकिन ध्यान से सोचें तो असफलता से भी दक्षता क्यों नहीं बढ़नी चाहिए? सफलता कभी भी एक मुश्त हासिल नहीं होती बल्कि असफलताओं की श्रृंखला पर आधारित होती है। हालांकि असफलता से प्राप्त अनुभव न्यूनतम था, फिर भी क्या वह छोटा सा अनुभव सफलता का हिस्सा नहीं था? यह गाड़ी चलाना सीखने जैसा था। एक नौसिखिया निश्चित रूप से नहर के तंग मोड़ों पर नहीं चल सकता था, लेकिन एक सफल पहाड़ी शुरुआत, एक उचित समानांतर पार्क और एक सहज त्वरण सभी छोटी सफलताएं थीं, है ना? ये छोटी मोटी सफलताएं ही थीं जो अंततः एक अनुभवी सिटी ड्राइवर या माउंट अकीना पर हेयरपिन मोड़ के राजा बनाने के लिए एकत्रित हुईं। और एक बात और थी, ऐसा नहीं था कि उसे कभी पूरी सफलता नहीं मिली थी। उसके पास एक था सिस्टम। उपलब्धि बिंदु ने उन्हें सीधे शुरुआती तक पहुंचने में मदद की थी, जो प्रभावी रूप से एक सफल अनुभव का प्रतिनिधित्व करता था। ऐसा क्यों था कि केवल संप्रदाय और कृषक परिवार ही आधिकारिक कीमियागरों का समर्थन कर सकते थे, जबकि दुष्ट कीमियागर इतने दुर्लभ थे? कारण वास्तव में काफी सरल था। प्रारंभिक निवेश बहुत बढ़िया था। यह इस हद तक था कि एक कीमिया प्रशिक्षु सफलता की कोई उम्मीद देखे बिना बार बार असफल हो जाता था। प्रारंभिक चरण की महत्वपूर्ण लागतों के कारण दुष्ट कृषकों के पास हार मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन संप्रदाय और परिवार वाले व्यक्ति अलग अलग थे। इस निरंतर प्रारंभिक चरण की विफलता का समर्थन करने के लिए उनके पास वित्तीय संसाधन थे। जब तक एक कीमिया प्रशिक्षु एक बार सफल हो जाता है, तब तक वह एक अनुभव भविष्य की सफलताओं को एक स्वाभाविक परिणाम बना देगा। यही कारण है कि जो सफल हुए वे सदैव सफल होते रहे। जहां तक इसकी बात है, वास्तव में उसके पास एक ताकत थी जो उसे समर्थन दे रही थी, जिससे उसे विफलताओं के शुरुआती निवेश चरण को छोड़कर सीधे शुरुआती निवेश की ओर जाने की अनुमति मिली। और इसके अलावा यह व्यवस्था किसी भी संप्रदाय या परिवार से कहीं अधिक शक्तिशाली थी। कुछ लोगों में वास्तव में प्रतिभा की कमी थी, लेकिन अगर लुओ चेन शुरुआती स्तर तक पहुंच सका, तो इसका मतलब है कि उसके पास कुछ प्रतिभा थी। बेशक यह शुरुआती स्तर प्रत्येक कौशल दक्षता के स्तर को बढ़ाकर अर्जित उपलब्धि बिंदुओं पर निर्भर करता था। इसलिए मेरी सारी सफलता मेरी अपनी कड़ी मेहनत से आई है। यह पता चलने के बाद कि उसकी दक्षता बढ़ रही है, वेद का मूड जो पहले से ही कुछ हद तक बेहतर हो गया था और भी अधिक उज्ज्वल हो गया। वह व्यावहारिक रूप से ऊर्जा से सराबोर था, जैसे उसे एड्रेनालाइन का इंजेक्शन दिया गया हो, और उत्साह से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सका। हालांकि इस सिद्धांत को समझने के बाद कि जल्दबाजी बर्बाद कर देती है, वह जानता था कि उसकी वर्तमान उत्साहित स्थिति में कीमिया का प्रयास करना बुद्धिमानी नहीं होगी। इसलिए आज उसने खुद को संतुलित करने के लिए कुछ और करने की योजना बनाई। वह क्या करे? मार्शल आर्ट का अभ्यास करें। सटीक होने के लिए उसे लाइटनेस तकनीक का अभ्यास करना चाहिए। वह अपने मामलों को सबसे अच्छी तरह जानता था। उसका स्तर ऊंचा नहीं था, उसकी आत्मिक शक्ति प्रचुर नहीं थी, और उसकी निम्न श्रेणी की उड़ने वाली तलवार केवल दिखावे के लिए थी। उसने ट्रैक्शन भी नहीं सीखा था और वह केवल हाथ से ही तलवार घुमा सकता था। पिछला मूल लुओ चेन केवल दूसरों को राक्षसी जानवर का मांस वापस शहर ले जाने में मदद करने के लिए पहाड़ों के बाहरी इलाके में गया था। इस स्थिति में जीवित रहने की सर्वोत्तम संभावना क्या प्रदान करेगी? निस्संदेह उत्तर था दौड़ने में सक्षम होना। आदर्श रूप से क्यूई शोधन कृषक के लिए भागने का सबसे अच्छा तरीका एक स्विफ्ट ताबीज होगा, या एक मंत्रमुग्ध कलाकृति के साथ संक्षेप में उड़ान भरना होगा, या कम से कम विंडराइडिंग का उपयोग करना होगा।
लेकिन दुर्भाग्य से स्विफ्ट तावीज अत्यधिक महंगे थे और अधिकांश लोग इसे खरीद नहीं सकते थे। मंत्रमुग्ध कलाकृतियों ने पूर्ण सामंजस्य में ट्रैक्शन के उपयोग की मांग की, फिर भी इसका प्रभाव विंडराइडिंग जितना अच्छा नहीं था। हालांकि लो चेन विंडराइडिंग के सामान्य कौशल को वहन नहीं कर सका क्योंकि अकेले एक मैनुअल की कीमत दसियों निम्न श्रेणी के स्पिरिट पत्थरों की थी और इसलिए वह केवल धर्मनिरपेक्ष मार्शल आर्ट के हल्के कौशल पर ही अपनी नजर रख सका। हालांकि यह केवल नश्वर श्रेणी की मार्शल आर्ट थी, लेकिन इसके उपयोग के बिना नहीं था, खासकर जब से यह आध्यात्मिक शक्ति पर निर्भर नहीं था। शुरुआत में वेद के पास अधिक आत्मिक शक्ति नहीं थी और निचले स्तर के दुष्ट कृषक बहुत बेहतर स्थिति में नहीं थे। कई बार उनके लिए लड़ाइयों में बस एक स्थान पर खड़े रहना और हमला करना शामिल होता था। तो हल्कापन कौशल जो आध्यात्मिक शक्ति का उपभोग नहीं करता था, उसका अभी भी उपयोग था। दरवाजे पर बैठकर उसने एक लाइटनेस कौशल पुस्तिका खोली जिसे उसने बाजार से 10 लियांग एक सोने में खरीदा था। बेफिक्र घूमना कितना प्रभावशाली नाम है, वेद ने मन ही मन कहा। मैनुअल का परिचय भी उतना ही प्रभावशाली था। स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक संतुलन की सवारी करें, 6 ऊर्जाओं का उपयोग करें और अनंत में घूमें। बेशक यह वास्तव में सिर्फ संस्थापक की भव्य कल्पना थी। इसे कई बार ध्यान से पढ़ने के बाद लो चेन ने इसे अपने हाथों से नहीं बल्कि अपने पैरों से आजमाने का फैसला किया। यह अजीब फुटवर्क के साथ युद्धोन्मुख हल्कापन कौशल नहीं था, बल्कि एक यात्रा शैली कौशल था जो उधार लेने और जारी करने पर केंद्रित था।